फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। समुद्र बन गए। और मैंने इसलिए कल के क्लास में आपको कहा था कि समुद्र का जो पानी है वो और कुछ नहीं है, जो यहाँ पे गड्ढे थे उसमें जब बारिश हुआ तो पानी भर गया है, वही समुद्र का पानी। और क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी चट्टान मैंने ज्वालामुखियों से भरा पड़ा था, तो जितना भी पानी इसके ऊपर बारिश हुआ उसके वजह से पूरा पानी जो है खारा है, क्योंकि वॉल्केनिज्म जो जिसके वजह से जो सरफेस निकला वहां पे, उसके वजह से जो भी पानी उसके कांटेक्ट में आया वो खारा हो गया। तो आज भी समुद्र का पानी हमें खारा दिखता है। तो ये ज्योग्राफी का समझ लीजिए कि यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं। और ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेंस बैच में मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे पास अनेक स्लाइड है, अनेक पिक्चर्स है गूगल पे अवेलेबल, लेकिन एक भी पिक्चर मैं यहाँ यूज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे तो आपको मैं कैसे कहूंगा कि आप बना पाइए। गूगल पे जो चित्र अवेलेबल है उसको डायरेक्टली एग्जाम में बनाना मुश्किल है, तो मैं वही सारे चित्र यहाँ बनाऊंगा जो आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं, क्योंकि हमको आपको सिखाना भी है कि ड्राइंग कैसे बनाना है। ज्योग्राफी में बिना चित्र के आप नहीं आगे काम कर पाएंगे, हर चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से ज्योग्राफी का हमारा जितना भी क्लासेस चलेगा, एक आध जगह पे फोटो दिखाने के लिए मैं रेफरेंस यूज कर सकता हूँ, लेकिन पूरा जो भी है डायग्राम मैं खुद से बनाऊंगा और वही डायग्राम आपको सिखाऊंगा एग्जाम में बनाने के लिए। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर किसी तरह का हम लोग गूगल का डायग्राम लाके कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, वो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और इस टॉपिक से ये जो आपका अभी ज्योग्राफी मेंस का क्लास चल रहा है, ये है ना, मेंस के लिए, इस टॉपिक से पहले तो क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए, है ना। क्वेश्चन एक ही टाइप का बन सकता है इस वाले टॉपिक से, और दो तीन वेरिएंट इसका नहीं बन पाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो बनेगा, और वही क्वेश्चन बहुत जटिल भी है, कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये हो गया ब्रॉड टॉपिक। क्योंकि आप ओरिजिन इवोल्यूशन, हिंदी में इसका अनुवाद ऐसे हो जाएगा कि पृथ्वी के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। किस तरह से पृथ्वी का उद्भव और विकास हुआ है, उसका ओरिजिन इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इसके लिए मैं एक लंबा नोट्स आपको लिखवा दूंगा, लेकिन मैं नोट्स का स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये चीज का ओरिजिन और इवोल्यूशन का व्याख्या करना मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं बिना डायग्राम की सहायता से अपना ही डायग्राम बना बना के व्याख्या करने का कोशिश करता हूँ, जिसको आपको समझना है। तो पहले का कुछ समय जो है समझने में, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नोट्स इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें कैसा भी वेराइटी आ जाए, अगर वहां पे ओरिजिन इवोल्यूशन वर्ड आ रहा है, तो आपका नोट्स जो हमने यहाँ बनाएंगे सेम वही चीज आपको एग्जाम में लिखना है ना। तो आंसर मैं यहाँ आपको लिखाऊंगा, उसी का आप मिला जुला के आंसर एग्जाम में लिखिएगा, आराम से आपको नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है इस टॉपिक से। अब हमें इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ओरिजिन को समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले एक टाइमलाइन आपको समझाना चाहता हूं। टाइमलाइन, चिंता मत कीजिए, पहले जो व्याख्या है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बाद में तो हम खुद ही लिखवाएंगे आपको डिक्टेशन दे करके, तो क्योंकि इस बैच में हमारा वही नियम बना हुआ है। टाइमलाइन क्या है कि देखिए, दो इसमें मुख्य टाइमलाइन है। एक टाइमलाइन है 13 अरब साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले, और दूसरा जो टाइमलाइन है आज से 4.5 बिलियन साल पहले, 4.1 ईयर्स अगो। इन दो तिथियों में, दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है। वो इवेंट क्या था? आज से लगभग 13 अरब साल पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। यूनिवर्स का फॉर्मेशन हम लोग इतने पक्के यकीन से कैसे कह सकते हैं कि 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था? क्योंकि इस समय जो पहली बार लाइट का जनरेशन हुआ था, जो प्रकाश निकला था पहली बार, उस प्रकाश को देखा जा चुका है। और ब्रह्मांड के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा किरण, कोई भी ऐसा प्रकाश या कोई भी ऐसा वेव इससे पुराना नहीं। तो इससे पुराना अगर मिल जाएगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि भाई इससे भी पुराना उत्पत्ति हुआ है यूनिवर्स का। तो पहले ब्रह्मांड बनेगा, उसके बाद ही तो कोई चीज बनने वाली है ना। तो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई लगभग इसी तिथि में कि 13.5 अरब साल पहले या 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना है।
ब्रह्मांड बनने के बाद कुछ कुछ गतिविधियां चली, जैसे कि मान लीजिए ये यूनिवर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, ऐसा आपका यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। ये डायग्राम मैं ला सकता था लेकिन मैं लाना नहीं चाहता हूं, ये डायग्राम मैं यहां पर आपको खुद ही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि ये डायग्राम आप भी बना पाइए। इसमें जैसे ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ये वाला भाग, है ना, ध्यान रखिए फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर मैं पढ़ाता हूं वो है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। उसमें जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेंस बैच है तो उतना ज्यादा यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे डिटेल चर्चा आपको नहीं करना है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन को सिर्फ समझ लेना है, उसके बाद सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होगा उसको सिर्फ समझ लेना है। पूरा फोकस अर्थ के एक्रेशन और डिफरेंशिएशन पे करना है आपको, है ना। जो प्राथमिक विभेदन हुआ, पहली बार जो लेयर्स बने, उनके ऊपर हम लोग ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हमारा टॉपिक है, यूनिवर्स या सोलर सिस्टम नहीं। एनीवे, इन दोनों को लेकिन जानना जरूरी है। तो धीरे धीरे ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिग बैंग को। बिग बैंग मतलब महाविस्फोट इस पॉइंट पे होता है, बिग बैंग। ये वाला जो पहला पॉइंट है, यहां पे है समय कितना हो रहा है, t इज इक्वल टू 0। फिर धीरे धीरे समय का बहुत बारीक बारीक यहां पर दिया कि t इज इक्वल टू 10⁻⁻43 सेकंड पे क्या हुआ, t इज इक्वल टू 10⁻001 सेकंड पे क्या हुआ, वो सारा हमारे पास माने थ्योरी के फॉर्म में अवेलेबल है। बिग बैंग थ्योरी इसको कहते हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, यूनिवर्स का जब से यहां से फॉर्मेशन हुआ है एक्सपेंशन शुरू होता है, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू होता है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, है ना। चलिए, तो ये एक्सपैंड करेगा यूनिवर्स, धीरे धीरे फैलाव आना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये एक्सपेंशन बिगिंस, यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सपेंशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन, फैलाव, विस्तार, माने यूनिवर्स फैलना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये फैलेगा वैसे वैसे यूनिवर्स, जो यहां तापमान था यहां तापमान कम होने लगेगा। जैसे जैसे तापमान कम होता है तो एक नेचर क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे एक के पास एक आने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो एक पार्टिकल, मान लीजिए जो भी प्राइमोर्डियल पार्टिकल बना होगा, क्वार्क्स बने, लेप्टॉन्स बने, हाइड्रॉन्स, ये जो भी पार्टिकल्स बने थे एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो नए पार्टिकल खुद से बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। ये इतना आसान बात समझ में आया। तो चलिए, ये वही हो रहा है कि धीरे धीरे पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, नए नए पार्टिकल्स का जन्म हो रहा है। तो यूनिवर्स, उसका फैलना, ठंडा होना सब एक साथ चल रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, इन्हीं सब समय में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब का जन्म होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का जन्म होता है, कई ताकतें भी जन्म लेती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जन्म होता है, जो कि प्रोटॉन्स को एक साथ बांध रखने में सक्षम होता है। तो यानी एटम्स का जन्म धीरे धीरे शुरू होता है। मतलब एटम्स का जन्म से लेकर के, बिग बैंग से लेकर एटम्स के जन्म तक 3 लाख साल बीत चुका है। मतलब 3 लाख, 3.8 लाख ईयर्स पास्ट। और यहां पर एटम्स का जन्म होता है। फर्स्ट एटम्स, अणु बनते हैं, फर्स्ट एटम्स वेर बॉर्न। क्योंकि एटम के लिए 3 चीजें चाहिए। एटम के लिए कौन कौन से 3 चीजें चाहिए? पहला चाहिए न्यूट्रॉन, दूसरा चाहिए आपको प्रोटॉन, और तीसरा चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन। ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिलके एटम बनते हैं। तो ये तीनों यहां मिल चुके हैं। शेप नहीं होता है एटम का ऐसा कि ये तो मुंह के जैसा दिख रहा है, ये ऐसे शेप नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 चीजें मिलके एक एटम का निर्माण करती हैं। और जैसे ही ये एटम बनता है तो ब्रह्मांड विजिबल हो जाता है, मतलब दिखने लगेगा। तो पहली बार जो लाइट निकला, इसी लाइट को हम लोग CMBR कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। इसी लाइट को देखा गया है। यानी अगर हम बता रहे हैं कि ये लाइट इस समय का जन्म लिया और इस लाइट को साइंटिस्ट ने देखा, यानी ये सबसे प्राचीन लाइट है, और तभी तो ये मान लिया गया कि ये लाइट लगभग इस समय का है। यानी यूनिवर्स का आयु जो है 13.8 अरब साल पहले का। आसानी से समझ गए आप। चलिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे ही यहां पर गैलेक्सियों का निर्माण शुरू होता है। मतलब पहली बार जो गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये गैलेक्सीज बने, कि गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। गैलेक्सी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, नए नए पार्टिकल्स का जन्म हो रहा है, तारों का निर्माण हुआ उसके अंदर। मतलब इन्हीं गैलेक्सीज में, इस गैलेक्सीज में कई तरह के तारे बन गए, है ना, अलग अलग तारे, स्टार्स, स्टार फॉर्मेशन। और जब ये तारे बने
इसी तारे में से एक तारा जो है हमारा है, जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं। तो ये जो सूर्य बना है, सूर्य जो तारा है, आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। यानी 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था, सौर मंडल का। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जन्म होता है। देखिए कितना आसान है ये प्रोसेस, कि ये चला यहां से ऐसे बना, और जैसे ही वो तारा बना जिसको हम लोग अपना सूर्य कहते हैं, उसी तारे से, उसी सौर मंडल में पृथ्वी भी बनती है। तो जो अगला स्टेप इससे चला, ठीक इसी वक्त पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ भी हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो हम अगर इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें, तो फॉर्मेशन मतलब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ के अंदर लेयर्स बनेंगे, सब कुछ होगा, वो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम लोग हल्का हल्का समझ लेंगे। और लिखने में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हल्के में लिख देंगे कि बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि एक महाविस्फोट के साथ यूनिवर्स का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, उस नेबुलर हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन होता है कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल कैसे बना। और नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर ही, मतलब जो सोलर सिस्टम बन रहा था उस समय धरती कैसे बनी, तो धरती छोटे छोटे पार्टिकल से बनी। तो धरती के बनने में दो चीजें आएंगी, है ना। यहां पे दो फॉर्मूला हमें पढ़ना है, इसी का मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में दो चीजें पढ़नी होती, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एक्रीशन से हुआ। एक्रीशन जमा होने से, ऑब्जेक्ट्स के जमा होने, छोटे छोटे जो बिखरे हुए पार्टिकल्स थे वो जब एक साथ जमा होने लगे उसको हम लोग एक्रीशन कहते हैं। जब ये एक्रीशन हुआ अनेक पार्टिकल्स का, और क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो एक स्फेरिकल मोशन इसको मिल रहा है, सॉरी रोटरी मोशन मिल रहा है। तो ये जो एक स्फेयर बनता है शुरुआत का, इसी स्फेयर में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभेदन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, विभेदन, कि जो भारी पार्टिकल्स थे वो कोर की तरफ चले जाते हैं, और जो हल्के हल्के पार्टिकल्स थे ऊपर की तरफ, सिलिकेट्स जितने थे वो ऊपर की तरफ आ गए। आयरन निकल का भाग जो है एकदम केंद्र में चला गया, कोर में चला गया। तो यहां से ये जो चीज बताती है अर्थ के इस जितने भी लेयर्स हैं उसके बारे में बताती है। और ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से अर्थ का एक बनने का जो प्रक्रिया है उसको समझाती है। छोटे पार्टिकल से मिलकर अर्थ जो बनती है उस प्रक्रिया को। तो ये दो चीजें अर्थ के फॉर्मेशन में, इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है। अब जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो अगला स्टेप क्या दिया है, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़िए। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारा अगला टॉपिक है, उसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, उसका खाली नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले बार पूछा जा चुका है सिस्मोग्राफ वाला क्वेश्चन में कि किस तरह से सिस्मोलॉजी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है, 6 जेपीएससी का क्वेश्चन। तो दोबारा इंटीरियर नहीं पूछेगी, लेकिन फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ तो पूछा ही जा सकता है। तो हमारा टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक, इसमें से आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको भी पढ़िए, इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको भी पढ़ सकते हैं, और इसको तो डिटेल में आपको पढ़ना ही। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा इसको पढ़। तो हमारा स्ट्रेटजी क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को बताने के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को बताइए, फिर थोड़ा सा सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को बताइए, और फाइनली फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और उसके लेयर बनने के प्रक्रिया को बता दीजिए। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे आपको वैल्यू एडिशन होगा, तो नंबर मिल सकता है। जैसे अर्थ तो बन गया, अब साथ ही साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ मून भी कर दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ मून, कि चंद्रमा का कैसे जन्म हो गया, यह भी एक तरह का वैल्यू एडिशन मटेरियल है। कि इसमें थिया नाम का एक बहुत बड़ा सा ग्रह टाइप का ऑब्जेक्ट जो है आके टकराता है शुरुआत में पृथ्वी से, जिससे कुछ डेब्रिज बाहर निकलता है, उससे चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा के अंदर ठीक उसी तरह से फिर जितने पार्टिकल्स बाहर निकले वो सब एक जगह आके चंद्रमा बनाते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह बन जाता है। तो एक छोटा सा वैल्यू एडिशन के लिए आपने ये भी ऐड कर दिया। फिर पृथ्वी का जो इवोल्यूशन, अब इसके आगे का जो घटना है वो ये है कि पृथ्वी के ऊपर पहली बार एटमॉस्फेयर कैसे बना, है ना। क्योंकि आगे का अगर आप स्टेप देखेंगे तो हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए। ये सबसे वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन नहीं, आगे वाला तो लिखना ही पड़ेगा कि अब इससे आगे क्या होता है। इससे आगे अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर बनता है, मैंने उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का जन्म होना, यह प्राइमरी एटमॉस्फेयर है। फिर धीरे धीरे यही एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का जन्म हो जाना, ये अगला स्टेप।
और एटमॉस्फेयर के जन्म के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, आसपास एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? गैस। ये गैसेस का एक एनवेलस है, गैस। जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी, गैस ठंडा होने के बाद कंडेंस होना शुरू होता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप किसी चीज को मान लीजिए कि गर्म करिए, गर्म करने से क्या होगा? पानी को गर्म करने से क्या होगा? भाप बनेगा, गैस। लेकिन अगर उसी भाप को ठंडा कर दिया तो वापस पानी बन जाएगा, और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा सॉलिड में। तो फेज चेंज का ये सीक्वेंस है। तो अगर हम किसी गैस को ठंडा करें, इसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर भी है, अगर उसको ठंडा करें तो क्या होगा? पानी बन जाएगा। और वो पानी से क्या होगा? इसी के ऊपर बारिश होगा। पानी अंततः इतना भारी हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा कि धरती के ऊपर बारिश होगा। और क्योंकि वो बहुत दिन से पानी बन रहा था, मिलियंस ऑफ साल तक वहां पे बादल बनते चले जा रहे थे, एटमॉस्फेयर बन रहा था, तो जब बारिश होगी तो रुकेगी भी नहीं। बारिश एकदम बहुत सालों तक निरंतर लगातार बारिश हुई, जिससे यहाँ के ओशंस का फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। कि अगर उसको हम लोग अगले स्टेप में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, कि धरती के ऊपर जो आप इस तरह का ओशंस देख रहे हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। समुद्र बन गए। और मैंने इसलिए कल के क्लास में आपको कहा था कि समुद्र का जो पानी है वो और कुछ नहीं है, जो यहाँ पे गड्ढे थे उसमें जब बारिश हुआ तो पानी भर गया है, वही समुद्र का पानी। और क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी, ये चट्टान मैंने ज्वालामुखियों से भरा पड़ा था, तो जितना भी पानी इसके ऊपर बारिश हुआ उसके वजह से पूरा पानी जो है खारा है। क्योंकि वॉल्केनिज्म जिसके वजह से जो सरफेस निकला वहां पे, उसके वजह से जो भी पानी उसके कांटेक्ट में आया वो खारा हो गया। तो आज भी समुद्र का पानी हमें खारा दिखता है। अब ये यहां तक आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपने पूरे इवोल्यूशन को बता दिया। अब इसके आगे इवोल्यूशन जीवन का शुरुआत हो जाता है ना? कि जीवन लगभग 3 बिलियन साल से जीवन हो रहा है, लेकिन वो जीवन बहुत बेसिक फॉर्मेट में था। धीरे धीरे पानी में जो जीवन आया वो थोड़ा सा अच्छा होने लगा, उसके अंदर सेल्स, मल्टीपल सेल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर पानी से निकल के जीवन सतह पे आया, धरती पे आया, आंखों का विकास हुआ, हर तरह की चीजें हुई और जीवन चलता है। वो लाइफ साइंस का पार्ट है हमारा। और आज जो जीवन ऐसा दिख रहा है, जो हम लोग अर्थ के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ये जीवन आज इस रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इस तरह का एक टॉपिक। क्लियर? अब इसमें एक एक करके सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है, जिसको मैं आपको लिखवाता हूं और आप उसको लिखिए। कोई भी चीज को अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके बारे में जानकारी बहुत डिटेल में दिया जा सकता है, हर एक समय का कुछ ना कुछ यहाँ बताया जा सकता है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है इस वाले टॉपिक के लिए, यूनिवर्स का। इसका हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस हमें बताना पड़ेगा। तो पहले आप इस वाले भाग को थोड़ा सा लिखिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक इंट्रो लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में आप जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उस समय पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा, या मेरे साथ ही बना सकते हैं तो मेरे साथ बनाते बनाते चलिएगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा, एक भी डायग्राम मैं गूगल का इमेजेस यूज नहीं करने वाला हूं, वैसा इमेजेस बनाने वाला हूं जो एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो ये पूरा कक्षा जो है, ज्योग्राफी का जो क्लास है, बोर्ड वर्क पे टिका हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं यहां पूरा मेहनत करूंगा बोर्ड पे बनाने में। एनीवे, जिन बच्चों को इस तरह के डायग्राम से डर लगता है, नहीं बना पाते हैं, तो एटलीस्ट फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, है ना? पहले एक इंट्रो लिखिए, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाइए। इंट्रोडक्शन लिखिए सबसे पहले, हेडिंग डालिए ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और उसके लिए एक इंट्रो जो मैं बोल रहा हूं उस वाले इंट्रोडक्शन को आप लिखिए। बड़ा सिंपल इंट्रो है ना? क्योंकि इस पूरे मेंस बैच का उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन मैं लिखवा चुका था आपको पहले कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन और भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ के ऊपर अनेक जो लेयर्स बने हैं उसका कारण भी क्या है। तो उसमें भी बैकग्राउंड लगभग इसी टाइप का आ जाएगा। डिफरेंशिएशन उस प्रक्रिया को कहते हैं, विभेदन उस प्रक्रिया को कहते हैं हिंदी। तो चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, पहले इंट्रो लिखिए कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र वो ज्ञात ग्रह है जहां पर जीवन
पाया जाता है, फुल स्टॉप। इट्स ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन आर क्लोजली, इट्स ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन, क्योंकि ऑरिजिन इवोल्यूशन वर्ड को बताना भूमिका में बहुत जरूरी है अगर ये क्वेश्चन है तो। इट्स ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन आर क्लोजली लिंक्ड विद द ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि जब सोलर सिस्टम बना था उसी समय इनका भी ऑरिजिन हुआ था, पृथ्वी भी उसी समय बनी। अगर कहा जाए कि सोलर सिस्टम 4.5 अरब साल पुराना है तो पृथ्वी भी 4.5 अरब साल पुरानी है। लिखिए उसी चीज को कि इट्स ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन आर क्लोजली लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम या विद द सोलर सिस्टम। हिंदी में लिखिए उसी चीज को कि इसकी उत्पत्ति और विकास, इसकी उत्पत्ति और विकास सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति कौमा वायुमंडल कौमा महासागरों कौमा महाद्वीपों और जीवन के निर्माण, और जीवन के निर्माण से गहराई से जुड़ी हुई। इंग्लिश में कंप्लीट कीजिए उसको कि इट्स ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन आर क्लोजली लिंक्ड विद द ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कॉमा फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कॉमा ओशंस कॉमा कॉन्टिनेंट्स एंड लाइफ, एंड लाइफ। ये पहला भाग है कि अर्थ का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको इतना देर में एक्सप्लेन करके बताया, इन सब चीजों से लिंक है इसका, है ना। ओरिजिन तो यही हो गया, विकास अब यहां हो रहा है तो सबसे लिंक हो गया। अब इसी में जोड़ करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज मत कीजिएगा, इंट्रो में पैराग्राफ वही रहेगा आपका, है ना। इसी पैराग्राफ के बाद आगे का लाइन लिखिए ताकि हम लोग इसका 4.5 अरब साल पुराने वाला कंटेक्स्ट को, संदर्भ को दर्शा पाए, डेटा ऐड कर पाए। लिखिए कि अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट, अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व गैस और धूल के बादल से हुआ। नेबुला जिसको कहते हैं, गैस और धूल के बादल से हुआ, जिसे सौर निहारिका कहते हैं। निहारिका मतलब नेबुला। इंग्लिश में लिखिए, कंटिन्यू कीजिए कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नोन एज द सोलर नेबुला, स्पेलिंग यही है, सोलर नेबुला। ये पूरा बादल के जैसा दिखाई देगा, आप चाहें तो इसका डायग्राम गूगल करके खोज भी सकते हैं। अभी हमारे लिए जब भी ऐसा सोलर नेबुला आपको बनाने की जरूरत पड़े, यानी आप ऐसा बनाइए उसको कि इसके अंदर में ये एक बादल जैसा है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और कुछ गैसेस भी हैं, गैसेस भी, गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल। तो ये गैस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डस्ट पार्टिकल को दर्शा रहा है, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, और वो है गैस। तो ये हो गया नेबुला, सोलर नेबुला, जिसको हम लोग निहारिका भी कहते हैं, सोलर नेबुला। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो प्रक्रिया है, माने जो ओरिजिन है अर्थ का, उसको ऐसे समझे कि पहले हम लोग ओरिजिन ऑफ सोलर यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, और फिर आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो लिखिए एक लाइन में, ये कनेक्टिंग लाइन है ताकि आगे का सब हेडिंग हम लोग दे पाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये तो खैर हम लोग लिख ही चुके थे शुरुआत में कि क्लोजली लिंक्ड है, लेकिन कनेक्टिंग लाइन लिखना है तो ऐसे लिखिए, द ओरिजिन ऑफ अर्थ कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इन स्टेजेस। पृथ्वी की उत्पत्ति इन चरणों में समझी जा सकती है। बाद बाकी अब ग्रामेटिकल एरर्स जो होगा वो सुधार लीजिएगा हिंदी वाले बच्चे। इन चरणों में समझी जा सकती है, और उन चरणों में सबसे पहला चरण जो है वो है ओरिजिन ऑफ। तो एक सब हेडिंग डालिए यहां पर, पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का उत्पत्ति, माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहले इसकी उत्पत्ति होगी और फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से हल्का बता देता हूं, बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं, एक बेसिक जितना यहां जरूरत है। देखिए कुल मिला के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये ठोस तरीके से कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कोई वहां था नहीं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो इंसान तो क्या, वहां पर कुछ भी नहीं था, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं था वहां। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेके हम थ्योरीज बना सकते हैं कि इन थ्योरी के आधार पे ये लगता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। तो कुल मिला के 6 थ्योरी, माने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, और भी कई थ्योरी होंगे लेकिन 6 इसमें से जो ज्यादातर यूज में आने वाले थ्योरी हैं। उनमें से जैसे एक थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इसका क्योंकि प्रूफ भी है, बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे थ्योरी हैं, जैसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, वो सब मैं लिख भी नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड का उत्पत्ति को नहीं पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ब्रेन्स मॉडल, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, साइक्लिक मॉडल। उसके अलावा कुछ एग्जॉटिक थ्योरीज भी हैं, जिसमें से एक थ्योरी ये भी है क्रिएशनिज्म का थ्योरी, क्रिएशनिज्म का थ्योरी, जिसके अंदर कि लगभग दुनिया के सारे धर्म ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है। अगर वो ब्रह्मांड को मानते हैं तो कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है। हिंदू धर्म, इस्लाम, हर जगह पे क्रिएटर का कंसेप्ट आता है, तो वो क्रिएशनिज्म थ्योरी क्रिएटर से जुड़ा हुआ है। उसी तरह उसमें मान लीजिए और भी होलोग्राम थ्योरी भी है कि पृथ्वी ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन जैसा है, हमको पृथ्वी माया जैसा प्रतीत होता है। पृथ्वी ओरिजिनल चीज नहीं है, बस एक माया है जो हमको दिख रही है, सामने वाले। इन सब का प्रूफ भी नहीं है और इन सब को आप काट भी नहीं सकते, है ना, कि आप एब्सोल्युटली इसको मना कर दे, वो भी नहीं हो सकता। तभी तो हम लोग यहां लिख रहे हैं उसको कि पृथ्वी के लिए कई थ्योरीज है, लेकिन हमें बिग बैंग थ्योरी ऐसा है जिसको लेकर के साइंटिफिक एविडेंस है ना, एम्पिरिकल एविडेंस है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। इन सब को लेकर के एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, मतलब विज्ञान इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इनको एक्सप्लेन लेकिन मेटाफिजिक्स से किया जा सकता है। तो हम अगर इनको साइड करें, बिग बैंग थ्योरी को यहां लाते हैं कि इसके अनुसार क्या बताया गया है। क्लियर? तो चलिए, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग समझने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट थ्योरी से इसका मतलब समझने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी। और इसको मैं एकदम कॉमन सा मान लीजिए कि एकदम आसान भाषा में से समझ में आ जाने वाले थ्योरी के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यूनिवर्स का जो शेप है वो कुछ ऐसा दर्शाया गया है। अब कोई जो विजिबल यूनिवर्स है उसका तो कोई प्रमाण नहीं कि कैसा दिख सकता है वो, लेकिन यूनिवर्स का एक शेप जो है, इस तरह का शेप अक्सर हम लोग बनाते चलते हैं। उसी में कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स का भी थ्योरी है। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड एक ही ऐसे इन्फ्लेशन थोड़ी हुआ है, ब्रह्मांड का कई इनफाइनाइट दिशा में इन्फ्लेशन हो सकता है, जो एक जायंट कॉम्प्लेक्स को भर रहे हैं, जिसको हम लोग मल्टीवर्स कहते हैं। ये भी एक है। एनीवे, फिर भी अभी सिंपल समझते हैं। होता क्या है कि यूनिवर्स का जो शुरुआत हुआ है एक बहुत छोटे से डॉट से हुआ है। बिग बैंग थ्योरी ये कह रही है बहुत छोटे से डॉट। ये डॉट कितना छोटा है, तो ये डॉट एक एटम से, एक अणु से लगभग 1000 गुना छोटा डॉट। एक एटम का डॉट कितना छोटा होता है, एक एटम का साइज क्या है, लगभग 0.1 नैनोमीटर। उससे 1000 गुना ज्यादा छोटे डॉट से ये उत्पन्न हुआ है। अब भैया अपने आसपास आप देखिए, एक छोटा सा कमरा आपको जो नजर आ रहा है, इस कमरे का जितना मटेरियल है उसको सोचिए कि हम क्रश कर रहे हैं, किसी क्रेन से या हाइड्रोलिक प्रेस से क्रश कर रहे हैं। क्रश करने के बाद उसको एक जगह जमा करने, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कमरे में अवेलेबल जितना मटेरियल होगा उसको आप किस हद तक क्रश कर पाइएगा, कितना छोटे में कंप्रेस कर पाइएगा। तो हैरानी होता है कि भैया जब ये कमरे का मटेरियल इतने छोटे से एरिया में कंप्रेस नहीं हो पा रहा है हमसे, पूरी शक्ति हमने लगा दी इसमें, तो पूरे ब्रह्मांड का, धरती का तो छोड़ ही दीजिए, इतने बड़े बड़े तारे हैं, इतना गैलेक्सीज है, सब कुछ है, इन सब को क्रश करके छोटे से, और वो इतना छोटा बिंदु है कि जो एकदम इतना छोटा है कि मतलब एक एटम से भी मैंने बोला 1000 गुना ज्यादा छोटा है, कैसे रह सकता है? सोचने वाला बात है। तो वो रह सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे रह सकता है? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, हम जिस कमरे को कंप्रेस करने या क्रश करने का बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने 4 फोर्सेस को अभी तक रखा हुआ है, जो 4 फोर्सेस यहां पे नहीं थे।
ये चार फोर्सेस क्या हैं? प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें से एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने आपको कहा ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्सेस प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मतलब सबसे पहले बनने वाले फोर्सेस में से एक। हम जो भी अपने कमरे को देख रहे हैं इन चार फोर्सेस के प्रेजेंस में देख रहे हैं। मतलब हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजिकल एसेट है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है, जिसको हम इस कमरे को तोड़ने और कंप्रेस करने में यूज करने वाले हैं, तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन चारों फोर्सेस को हटा सके। मतलब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन चारों के चारों फोर्सेस को हटा सकते हैं। आप लूसेंट का कोई किताब पढ़िएगा, उसमें चार फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस दिए हुए हैं, व्याख्या नहीं दिया हुआ है। व्याख्या का मतलब कि ग्रेविटी जो है वो हम लोगों को एक से माने दूसरे से जोड़ के रखता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करती है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो दो एटम्स के बीच लगने वाला बल है, कि मतलब हम किसी चीज को ऐसे मान लीजिए दबा रहे हैं दोनों चीज को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो एटम्स के बीच में जो हमारे हाथ को आर पार नहीं होने दे रहा है। तो ये फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एक एटम को एटम बना के रख सकता है, उस न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स को एक जगह होल्ड करके रख सकता है। और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये रेडियो एक्टिव डिके में काम आता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कि जो हैवी एलिमेंट्स होंगे उनका डिके करा सकता है। एनीवे, तो इन चार फोर्सेस को हम निकाल ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी कंप्रेस कर लीजिए, कितना भी तोड़ फोड़ लीजिए किसी भी सब्सटेंस को, चार फोर्सेस हमेशा रहेंगे। तो आप इसको इस स्टेज तक कंप्रेस कर ही नहीं पाइएगा। जबकि थ्योरी क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी इतने छोटे से जगह में क्यों हो पा रहा था? क्योंकि ये चारों फोर्सेस उस समय नहीं थे, है ना। ये चारों फोर्सेस आज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? वही एवेंजर्स का एंड गेम, थानोस वाला, कि थानोस ऐसे चुटकी बजाता सब कुछ गायब हो जाता। तो इसका मतलब चारों फोर्सेस वैनिश होंगे तो वही हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसलिए पॉइंट बन के रह पा रहा था क्योंकि इन फोर्सेस का जन्म ही अभी नहीं हुआ है। एनीवे, जो भी कारण रहा, यहां पर एक विस्फोट होता है इस छोटे से पॉइंट में। और जैसे ही विस्फोट होता है तो ये विस्फोट ऐसे करके हुआ, और विस्फोट होने के बाद कोई भी चीज जो होती है वो एक्सपेंशन, फैलती है। इसके अंदर के जितने कंपोनेंट्स थे फैलना शुरू होते हैं। और जब ये फैलना शुरू होते हैं उसके बाद ही एक एक करके ये सारे फोर्सेस बनते हैं, है ना। एक एक करके, ये नहीं कि एक ही बार बन गए। और शुरुआती जनरेशन के पार्टिकल्स बनते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन भी नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन तो शुरुआती जनरेशन का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बन सकता है, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब नहीं बने। तो शुरुआती जनरेशन के पार्टिकल्स को दर्शाने के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बना हुआ है। उसका एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है जो दुनिया के किसी भी चीज के में ट्रू बैठता है। चलिए, वो आप एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनीवे, तो शुरुआती जनरेशन के जो पार्टिकल्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक शुरुआती जनरेशन का पार्टिकल है, लेप्टॉन भी, म्यूऑन भी है, म्यूऑन जिसको कहते हैं। तो ये सब जो है शुरुआती जनरेशन के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। जब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बाद कंपोजिट पार्टिकल बनता है, माने ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है ना, धीरे धीरे ठंडा होगा, उसकी चीजें एक दूसरे के पास आने लगेगी। ठंडा होने के बाद टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जब दो चीजें कोलाइड करेंगी तो नए चीज का जन्म होगा। तो मान लीजिए कि कुछ क्वार्क्स बने यहां पर, क्वार्क, इसको क्वार्क लेप्टॉन एरा ही कहते हैं इस वाले पीरियड को। और ये सब हो रहा है एक ही सेकंड के अंदर में। अभी एक सेकंड भी नहीं बीता है विस्फोट होकर के, है ना, धीरे धीरे एक एक सेकंड बीतेगा। तो उसके अंदर में ही इन सब का जन्म हुआ। और ये जन्म होने के बाद अब सेकेंडरी कंपोजिट पार्टिकल्स बनते हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स जैसे हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स के अंदर में जैसे मान लीजिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के अंदर आप देखेंगे 3 क्वार्क है। मतलब इस 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से, जो एलिमेंट्री पार्टिकल था उसके कॉम्बिनेशन से 3 प्रोटॉन बना, और इसी 3 क्वार्क के मिलने से एक न्यूट्रॉन भी बना। तो चलिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गए। अब इनको एक जगह करने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर आ जाए तो सब एक जगह हो जाएगा। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गया, यानी एक न्यूक्लियस रेडी है, न्यूक्लियस रेडी। और जब न्यूक्लियस रेडी है तो न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन, तो यानी एटम बन गया। तो पहली बार एटम का जो जन्म होता है इस वाले पीरियड में शुरू होता है, एटम बनना। और एक एटम बनेगा तो सबसे सिंपलेस्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। तो यानी धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब बन गया हाइड्रोजन। अब मान लीजिए 2 हाइड्रोजन टकराएंगे तो गलती से फ्यूजन हो जाएगा,
और फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट्स बने हैं। क्लियर। और ब्रह्मांड के जब सारे एलिमेंट्स बनने लगेंगे तो ये कंबाइन होते 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 बड़े चीजें ही निर्माण होना शुरू होगी। एक्रीशन होगा कि माने जो भी डस्ट का पार्टिकल या जो भी छोटा सा गुबार बना होगा शुरुआत में, क्लाउड बना होगा डस्ट वगैरह का या गैस का, उनसे धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज से कंबाइन होते होते उसके अंदर और डेंसिटी से कंबाइन होता गया, स्टार्स बन गया, और उसी स्टार के कंबाइन होने से आगे मैंने स्टार के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स थे वो छोटे छोटे और कंबाइन हो गए, तो फिर बनता है हमारा प्लैनेट्स। ये एक प्रक्रिया है। तो इस यूनिवर्स वाले बात को आप सिंपल भाषा में लिखिए। पहले यूनिवर्स वाले को कि नंबर 1 था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसको नंबर 1 को पहले लिखिए कि द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी for the which explains the formation of universe is Big Bang theory। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब क्योंकि ये सब हेडिंग के नीचे आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग अभी नहीं करिएगा, अभी तो एक ही सेंटेंस पूरा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स फॉर्म्ड अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो in a extremely hot and dense state, या from a very hot and dense state। हिंदी में लिखिए उसको कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। 13.8 अरब वर्ष एक अत्यंत ही गर्म और सघन अवस्था से हुई। इसी को कह रहे हैं अत्यंत गर्म और सघन अवस्था, मतलब सिंगुलैरिटी, सघन अवस्था से हुई। फिर समराइज करते हुए आगे का बात लिखना है। इस पूरे को छोड़ दे रहे हैं कि ये कैसे कैसे एक एक करके एलिमेंट्स बने, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बिग बैंग थ्योरी का जब बताया जाएगा उस समय लिखेंगे। अभी के लिए लिखिए कि आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड ग्रेजुअली कूल्ड। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह धीरे धीरे ठंडा हुआ। बाद में आकाश गंगाएं, हिंदी वाला कंप्लीट कर लीजिए पहले। बाद में आकाश गंगाएं कौमा तारे और ग्रह निर्मित हुए। आफ्टर द बिग बैंग, इंग्लिश वाला कंटिन्यू की, आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड ग्रेजुअली कूल्ड, फुल स्टॉप। गैलेक्सीज कॉमा स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर्म्ड लेटर। गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर्म्ड लेटर। और इसको अब आप अगर डायग्राम वो वाला नहीं बना सकते हैं जो पीछे मैंने बनाया, अगर आपने डायग्राम बनाया वेल एंड गुड, डायग्राम नहीं बना रहे हैं उस केस में मैं बता रहा हूं एक फ्लो चार्ट जो आप यहां बना सकते हैं, सिंपल फ्लो चार्ट। आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिए, इस प्रक्रिया को बिना फ्लो चार्ट के आगे नहीं बढ़ना है, उसको एक सिंपल फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाइए ऐसे करके कि पहले या तो वर्टिकल बना सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। वर्टिकल बनाने का फायदा नुकसान दोनों है। वर्टिकल में क्या है, पेज का वो सेक्शन गायब हो जाएगा,
आप वर्टिकली बनाइए, क्योंकि जेपीसी में थोड़ा ज्यादा पेजेस भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहां बनाइए यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ऐसा फ्लोचार्ट दिखना चाहिए। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो फ्लोचार्ट में आएगा। हिंदी वाले हिंदी में बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। फिर यहां एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, हिंदी में ब्रह्मांड का विस्तार, और साथ में कूलिंग, कूलिंग भी, ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना, यह भी हुआ, कूलिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है तो एक ही फ्लो चार्ट में है, एक ही बॉक्स में है। दूसरा, इसके बाद क्या होता है, ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। हमने पूरा एलिमेंट्स वाला जो है सीक्वेंस है हटा दिया, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी का हिंदी एक बार देखिए क्या है, आकाश गंगा। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज मतलब आकाश गंगाओं का निर्माण, आकाश गंगा का निर्माण। फिर इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण, तारों की उत्पत्ति, निर्माण मत लिखिएगा, उत्पत्ति लिखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब हमें धरती की तरफ आना है तो हम लोग अपने सोलर सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे अनंत सोलर सिस्टम बने हुए हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम। मैं फाउंडेशन बैच वाले नोट्स में कॉस्मिक एड्रेस अपना लिखवाता हूं, तो कॉस्मिक एड्रेस की जगह पे इस वाले नोट्स में, क्योंकि ये मेंस का है तो यहां पे ये लिखवा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल की रचना हुई, निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई। और इसके साथ अंतिम में ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ये फ्लोचार्ट बन गया, इसको देखते ही एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, क्योंकि यही बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीक ढंग से समझे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल आंसर से आपका आंसर थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर हो रहा है यहां पे, है ना। ये है ताकत प्रेजेंटेशन का। अगला लिखिए टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ये हो गया 2, उसको भी ऐसे ही बॉक्स में बनाइए, ये भी एक सब हेडिंग है, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम सब हेडिंग है ये भी। सौर मंडल की उत्पत्ति, क्लियर, इसको लिखिए सौर मंडल की उत्पत्ति। अब सौर मंडल वाले में एक डायग्राम आएगा जो पहले मैं यहां बना रहा हूं, आपको टाइम में दे रहा हूं, आप उसको डायग्राम को बना सकते हैं या मेरे साथ भी बना सकते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति, और साथ ही साथ समझ भी लेना है ये उत्पत्ति कैसे होगी। देखिए जो भी चीज बनता है वो नेबुला से ही बनेगा। सौर मंडल की उत्पत्ति हो तो सौर नेबुला से बना, मतलब कि यहां पर एक बहुत बड़ा क्लाउड है, इस क्लाउड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ा क्लाउड है जो कि डेंस गैसेस, मतलब गैस और इससे बना हुआ, डस्ट से बना हुआ क्लाउड ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक नेबुलर क्लाउड है। हम लोग अभी लिखेंगे इसको नेबुलर हाइपोथेसिस ही कहते हैं, कि मैंने ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को बेस्ट एक्सप्लेन किया है नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, कि उसी से इसका निर्माण हुआ सोलर सिस्टम का। मतलब ये एक डेंस क्लाउड है। अब यहां पे क्या है कि थोड़ा सा फोर्सेस भी हमें दिखाना है, मतलब उसके अंदर का जो डायनेमिक है, एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो 12th क्लास के मैकेनिक्स में भी दिखेगा कि इसमें क्या है कि जो एक फोर्स है, जो इसका इंटरनल एनर्जी है ना, एक आंतरिक जो ऊर्जा है वो इसको बाहर की तरफ धक्का देगी, एक्सपैंड कराने की कोशिश करेगी, जो कि हीट की वजह से आता है। हीट और इंटरनल एनर्जी में, थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन दोनों रहते हैं उसमें।
इक्वेशन छोड़ दीजिए, ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ इसको पुश कर रही है इसका इंटरनल एनर्जी, जो इसको लगातार बाहर की तरफ धक्का दे रही है, मतलब इसको और फैलने के लिए कह रही है। इंटरनल एनर्जी जो कि रेसिडुअल हीट की वजह से है वहां पे। तो इंटरनल एनर्जी जो है इसको बाहर की तरफ धक्का दे रही है। इसको ऐसे लिख देंगे यहां तो अच्छा लगेगा, इंटरनल एनर्जी। वैसे मेरा था तो उसको डेल्टा यू लिख देता, लेकिन हो सकता है कि ज्योग्राफर जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस को नहीं समझ पाए, तो आप इंटरनल एनर्जी पुशिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ धकेल रही है। और जो इसका ग्रेविटी है, इंटरनल ग्रेविटी जो है वो इसको अंदर की तरफ खींच रही है। इंटरनल ग्रेविटी जो है ये इसको अंदर की तरफ बल लगा रही है, अंदर की तरफ, जो इसको कंप्रेस करना चाहती, सिकोड़ना चाहती। ये है इंटरनल ग्रेविटी। क्यों है? मास के वजह से, इसका अपना एक मास है जिसके कारण उसको अंदर में ही कंप्रेस करना चाह रही है। अब देखिए ये दो फोर्सेस का लड़ाई है, इंटरनल ग्रेविटी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। इंटरनल ग्रेविटी जो कि इसको इनवर्ड पुशिंग दे रही है, अंदर की तरफ खींच रही है, इन दोनों का युद्ध हो रहा है। जब तक इसका हीट अंदर में मौजूद है, माने इंटरनल हीटिंग, या मान लीजिए कि कुछ केमिकल यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस या ये सब चल रहे हैं, हीट जनरेट हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, जब तक ये हो रहा है ना तब तक यहां पे एक्सपेंशन इसको मिलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो हीटिंग थोड़ा सा कम होने लगेगा तो ये जो ग्रेविटी है वो हावी होने लगेगी समय के साथ। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे हावी होने लगेगी उसके ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है ये स्टेप 2 में, ये नेबुलर हाइपोथेसिस स्टेप 2। ये था स्टेप 1, आप मेरे साथ ही लिखिए इसको। पहले एक ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, उसके बाद मैं स्टेप 2 लिखता हूं। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में लिखिए सौरमंडल की उत्पत्ति में कि द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन for the origin of solar system, the most accepted explanation for the origin of solar system is the nebular hypothesis, जो मैंने यहां लिखा है, is the nebular hypothesis। हिंदी में लिखिए सौर मंडल की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत व्याख्या निहारिका, ये कैपिटल कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये कैपिटल होता है। स्पेलिंग फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी हम लिखे नहीं है बहुत दिन से, है ना। निहारिका, निहारिका, तो ये कैपिटल होगा, प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है फोनेटिक्स में, निहारिका। स्वीकृत व्याख्या निहारिका परिकल्पना है, सौर मंडल की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत व्याख्या निहारिका परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सन एंड प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सन एंड प्लैनेट्स formed from a rotating cloud of gas and dust, formed from a rotating cloud of gas and dust। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और ग्रह, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और ग्रह गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बने हैं। ये गैस और धूल के बादल से बने। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये क्लाउड जो है स्टेप 2 में गैस और धूल के बादल से बने हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चाहें तो इसका लिख सकते हैं। जब मैं, जो बच्चे ये नहीं लिख पा रहे हैं फ्लोचार्ट बनाइएगा, लेकिन फ्लोचार्ट से उतना नंबर नहीं आएगा जितना नंबर यहां बनाने से आ सकता है। अब चलिए समझते हैं चीजों को, थोड़ा सा छोटा करें इसको। अब ये एक स्टेप है, इस स्टेप के बाद क्या होगा सेकंड में, कि धीरे धीरे इसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो रहा है, क्योंकि वो ठंडा होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, तो अब ये थोड़ा छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे ये थोड़ा सा छोटा होने लगा। और छोटा होने से क्या होगा कि जो डेंस चीजें हैं, माने ये एक्रीशन का सिस्टम है, ये भी एक्रीशन मतलब
जो डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके केंद्र की तरफ जाने लगेंगे और जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाहर की तरफ रहने लगेंगे। एनीवे फिर भी अभी भी ये रोटेट कर रहा है ना। तो इसको और ज्यादा डेंस दिखाने के लिए आप यहां पर इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक, कि धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद ऑब्वियसली कोई भी चीज डेंसिटी होने लगती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि ये एक एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टर्म आता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व होगा, जिसको सॉरी जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा उसके वजह से, ये एंगुलर मोमेंटम हो रहा है इसमें घूम रहा है, इसके कंजर्व होने से ये एक शेप ले लेगा किस तरह का, तीसरे स्टेप में धीरे धीरे क्या होगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नजदीक जा रहे हैं इसमें। उसको ऐसे मैं दिखा देता हूं कि सॉलिड पार्टिकल्स नजदीक की तरफ जा रहे हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, और ज्यादा डेंस पार्टिकल्स है, डेंस पार्टिकल, और आसपास में जो है कम सॉलिड पार्टिकल, माने सॉरी कम डेंसिटी वाले पार्टिकल। तो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल, लेस डेंसिटी, थोड़ा सा बाहर की तरफ रह जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि जो मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये जो है ना एक डिस्क का शेप लेना शुरू कर देगा क्योंकि घूम रहा है ऐसे करके। तो धीरे धीरे ये कैसा दिखाई देगा, धीरे धीरे ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा कि बाहर में ये घूम रहा है, बीच में थोड़ा सा बल्जिंग हो गया है ऐसे, और ये एक डिस्क के शेप में नजर आने लगेगा ऐसे। ठीक है, मतलब इसके अंदर इस जगह पे, ये वाले हिस्से में जो बीच में है वो बहुत ज्यादा डेंस चीजें हैं बीच में, है ना, डेंसिटी वेरी हाई, हाई डेंसिटी। और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बाहर की तरफ वो सब कम डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट है ना। लाइन नहीं बना करके ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा बनता है आपको देखने में। ये जो होता है ना कि एलियंस का स्पेसशिप के जैसा दिख रहा है, वैसा ही कि बीच में बल्जिंग दिखाई है, बीच में उठा हुआ, और किनारे किनारे में ऐसा। और ये रोटेशन अभी भी जारी है, इसी के एंगुलर मोमेंटम से तो ऐसा हुआ है, रोटेशन इज ऑलवेज ऑन गोइंग। तो तीसरे स्टेप में कि इट इज रोटेटिंग एंड बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट टेक्स द शेप ऑफ ए डिस्क। धीरे धीरे वो डिस्क बनता है, और डिस्क बनने के बाद क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे इधर पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स बाहर के साइड में हैं, अगर उनको जूम करके देखा जाए तो ये पार्टिकल्स, मान लीजिए इनको जूम करके हम लोग देख रहे हैं, ये वाले पार्टिकल्स, इनका भी इंडिविजुअली यहां पर एक्रेशन शुरू होगा। ये एक्रेशन हुआ, यहां गया, इनका भी एक्रेशन शुरू होगा, इनमें भी कुछ कुछ ज्वाइंट होने लगेंगे आपस में। माने यहां के पार्टिकल्स मान लीजिए ज्वाइंट होकर के कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये सारे पार्टिकल ज्वाइंट होकर के एक यहां यहां इकट्ठा हो गए, सारे पार्टिकल्स ज्वाइंट होकर के, फिर ये पार्टिकल ज्वाइंट होकर यहां इकट्ठा हो गया, ये पार्टिकल ज्वाइंट होकर के यहां इकट्ठा हो गया, यहां इकट्ठा हो गया। तो ये एक्रेशन से अलग अलग प्लैनेट्स बन सकते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा है वो सौर मंडल का सेंटर हो जाएगा। इसीलिए पूरे सौर मंडल का 99.9% जो वजन है वो सूर्य का वजन है, बाकी प्लैनेट्स का उतना वजन नहीं, वो 0.01% में है। और पूरा हिस्सा जो है 99.9% हिस्सा पूरे सौर मंडल का खाली भी है, स्पेस से भरा हुआ है। अब स्पेस टाइम का व्याख्या आइंस्टाइन वाला फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी जिससे ये इसका निर्माण हो रहा है। और चौथे स्टेप में अल्टीमेटली आपको क्या डायग्राम में नजर आएगा, चौथे स्टेप में, कि इस पूरे डायग्राम में फोर्थ स्टेप वो कुछ ऐसा नजर आएगा कि चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में एक वेल डेवलप्ड सोलर सिस्टम है यहां पे, और आसपास इसके प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये वेल डेवलप्ड सोलर सिस्टम, इसमें इनका अपना एक ऑर्बिट्स भी है, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और इसी में एक प्लैनेट जो है अर्थ भी है, तीसरा प्लैनेट। क्लियर, इसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। लिखिए एक लाइन में आगे, पैराग्राफ चेंज कीजिए, दिस क्लाउड कॉन्ट्रैक्टेड अंडर ग्रेविटी, और फिर ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। क्लाउड का कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यही फ्लो चार्ट है, अगर आप इधर बनाते रहते तो ये फ्लो चार्ट बनता रहता ऐसे करके। यही फ्लो चार्ट है कि यहां पर नेबुलर क्लाउड, जायंट नेबुलर क्लाउड, एक बड़ा निहारिका बादल, जायंट नेबुलर क्लाउड, निहारिका बादल। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है,
कॉन्ट्रैक्शन अंडर ग्रेविटी, कॉन्ट्रैक्शन अंडर ग्रेविटी। हम रहते तो ये डायग्राम भी हम बनाते और ऐसे लिख भी देते 2 कॉलम बना के, है ना, कि ग्रेविटी के कारण उनका सिकुड़न हो रहा है। तीसरे पॉइंट में लिखते प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना, जो लिखा ही हुआ है वहां पे, टीपी डिस्क में लिख दे रहा हूं। और अंत में वेल डेवलप्ड सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है, ये था प्रोटोप्लैनेट और यहां है सोलर सिस्टम। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर में, आपको खूब नंबर मिलेगा। लिखिए कि दिस क्लाउड कॉन्ट्रैक्टेड अंडर ग्रेविटी, दिस क्लाउड कॉन्ट्रैक्टेड अंडर ग्रेविटी, फुल स्टॉप। मोस्ट ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड एट द सेंटर एंड फॉर्म द सन। यह बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा। अधिकांश पदार्थ, अधिकांश सघन पदार्थ केंद्र में जमा होकर सूर्य बना। सूर्य बना, फुल स्टॉप। द रिमेनिंग मटेरियल, जो बचा हुआ मटेरियल है, द रिमेनिंग मटेरियल फॉर्म्ड, क्या बना इससे, प्लैनेट्स। ये हो गए प्लैनेट्स, उपग्रह भी है छोटे छोटे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। हम लोग जो बना रहे हैं वो सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स, धूमकेतु, एस्टेरॉइड, ये सब बने हैं उससे। इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम में आप देखिएगा एस्टेरॉइड बेल्ट है यहां पर, मार्स के बाद। और उसके बाद जो प्लैनेट शुरू होते हैं वो जोवियन प्लैनेट्स, दूसरे टाइप के प्लैनेट्स, जो कि या तो गैस के गोले हैं और दूर जाएंगे तो आइस के गोले हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसपे सतह है वो आपके एस्टेरॉइड बेल्ट के पीछे ही है ना, यहां पर जो दिख रहा है। एनीवे, एस्टेरॉइड बेल्ट के पीछे ही। लिखिए उस चीज को कि शेष पदार्थ से, एनीवे, द रिमेनिंग मटेरियल फॉर्म्ड प्लैनेट्स, कॉमा सैटेलाइट्स, फॉर्म्ड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स, एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स। हिंदी में लिखिए शेष पदार्थ से, शेष पदार्थ से ग्रह उपग्रह, शेष पदार्थ से ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह, अक्षा से क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बने हैं। शेष पदार्थ से धूमकेतु बने। और आगे, दिस स्टेज इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, और यहां पे आप ये बना लीजिए ऐसे करके, दिस स्टेज या स्टेजेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। इनके निर्माण की व्याख्या निम्नलिखित, निम्नलिखित चरणों में की गई है, निम्नलिखित चरणों में की गई है इनके निर्माण की व्याख्या। अब यहां पे यही चीजें बनेंगी, इसलिए मैंने बोला साथ में बना लेने के लिए। तो कितना बचा हुआ है आपका, ये सब हो गया, बना लीजिए फटाफट इसको। और जब ये हो जाए तो फिर हम लोग आगे का बात लिखेंगे। चलिए, अब यहां पे आप ये जो छोटे छोटे डॉट्स हम बनाए हैं, इसको भी चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं। ये छोटे छोटे डॉट हम बनाए थे, ये वाला, ये सब जो डॉट, इसको कह दीजिए प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल। और इसको कह दीजिए प्रोटो प्लैनेट्स, ये वाला जो है प्रोटो प्लैनेट्स। और फिर यह फाइनली स्टेबल प्लैनेट्स, है ना, उसको आप लिख दीजिए वहां पे प्लैनेटेसिमल मतलब ग्रहाणु, प्लैनेटेसिमल मतलब ग्रह अणु, छोटे ग्रह, ग्रहाणु। और प्रोटो प्लैनेट्स मतलब लिखिए आद्य ग्रह, जैसे आद्य इतिहास होता है ना, प्रोटो हिस्ट्री, ये हो गया आद्य ग्रह, प्रोटो प्लैनेट्स। और फिर फाइनली स्टेबल प्लैनेट्स, है ना,
स्टेबल मतलब जो संतुलित है, बैलेंस्ड, फाइनल, अस्थाई ग्रह। क्लियर? ये होने के बाद अब हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ, यस किसका हिंदी, कौन से वाले लाइन का? अच्छा, इन सब का हिंदी यहां लिखी है कि निहारिका बादल, बार बार ये छोटा हो जा रहा है, निहारिका बादल। अरे इधर बहुत ज्यादा नहीं ना लिखना है, जब आप टेबल बना ही रहे हैं तो इसको थोड़ा शॉर्ट लिख दीजिए। कॉन्ट्रैक्शन अंडर ग्रेविटी, ये तो हम लिखवा चुके हैं आपको कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, उसके बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनना। इसको नहीं भी लिखिएगा तो कम से कम बोलिए कि केंद्र का भाग सूर्य बना और जो बाकी थे वो प्रोटोप्लैनेट्स, आद्य ग्रह बने, और उसके बाद फिर ये, ठीक है ना। चलिए, और कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब हेडिंग डालिए तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, सबके फॉर्मेशन का एक ही तरीका है कि अब जो मान लीजिए कि यहां पे इस डायग्राम में हमने क्या देखा, इस डायग्राम में हमने देखा कि ये जो छोटे छोटे ये थे, इसके आसपास जो फैले हुए थे, वो सब एक जगह आकर के ये प्लैनेट्स बन रहे थे। तो अब इसी प्रक्रिया को हम जूम करके देखना चाहते हैं, यानी इस वाले स्टेप को हम समझना चाहते हैं, जो कि अर्थ के फॉर्मेशन का स्टेज हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। तो अर्थ के जो फॉर्मेशन का स्टेज है वो कोई अलग स्टेज नहीं है, जिस प्रक्रिया से ये बना है उसी प्रक्रिया से वो भी बन जाएगा। क्लियर? लिखिए आगे, पहले एक इंट्रोडक्शन, मैंने इसका एक झलक जैसा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का, कि अर्थ फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रीशन, जो शुरू में हमने लिखवाया था। अर्थ फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रीशन। एक्रीशन का स्पेलिंग ऐसे है, अर्थ फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रीशन। दोनों को मैं समझा देता हूं, सेम डायग्राम भी सेम रहेगा उसका, कोई अलग नहीं है उसमें। कि पृथ्वी का निर्माण अभिवृद्धि से हुई है, अभिवृद्धि। एक्रीशन मतलब अभिवृद्धि, मतलब इस प्रक्रिया में छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ये मिल करके, ये भी एक नेबुलर जैसा रहेंगे छोटे ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स कहां से आए हैं? तो ये पीछे से आए हैं। अब हम इतने दूर का हिस्सा जो है उसको देखना चाह रहे हैं कि वो छोटे ऑब्जेक्ट्स कहां से आ रहे हैं। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट्स यहां से आए, ये सब एक जगह जब आ जाएंगे अगले स्टेप में, तो इससे एक ग्रह का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को, ये छोटे छोटे चीजों का एक जगह आने का जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं, यानी एक्रीशन कहते हैं। तो यहां पे यही डायग्राम आएगा, लिखिए एक लाइन में। इसको लेबलिंग करना है तो लेबलिंग ऐसे कर सकते हैं कि ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे धूल के कण, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, जिसमें कुछ गैस भी हो सकता है, कुछ गैस भी मिला हो सकता है। तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स लिखिए। इन एक्रीशन, अब इस एक्रीशन को बताइए, पृथ्वी का जो बनने का प्रक्रिया है। इन एक्रीशन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, इन एक्रीशन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स एंड प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स, इसी में जो छोटे छोटे और भी दिखा दीजिए ऐसे कर करके, ये सब जो है ग्रहाणु है, ग्रहाणु, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स। ये हो गए डस्ट पार्टिकल और ये हो गए प्लैनेटेसिमल, जिसको हम लोग ग्रहाणु कह रहे हैं, ग्रहाणु। कि इन एक्रीशन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स एंड प्लैनेटेसिमल्स कोलाइडेड एंड ज्वाइंड टुगेदर, इसमें उसको भी दर्शा दे रहे हैं, ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर बॉडी, ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर बॉडी। प्लैनेटेसिमल भी हो गए और इसमें बाकी जो है वो इसका बाकी डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर हो गए, ऐसे करके, जो कि एक ग्रह के जैसा दिखने भी लगेगा थोड़ा थोड़ा, है ना।
जो कि ग्रह के जैसा नजर भी आने लगेगा, कि इन एक्रीशन डस्ट पार्टिकल्स एंड, जूम करेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसा दिखाई देगा, डस्ट पार्टिकल्स एंड प्लैनेटिसिमस कोलाइडेड एंड ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर बॉडी। हिंदी में लिखिए कि अभिवृद्धि में छोटे धूल कण, अभिवृद्धि में छोटे धूल कण और ग्रहाणु आपस में टकराकर जुड़ते गए और एक बड़े पिंड का निर्माण हुआ, जिसे पृथ्वी कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अर्थ, जिसे पृथ्वी कहते हैं। ये पृथ्वी बन गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो पृथ्वी बनी है ये अत्यंत गर्म है, अभी जस्ट बनी है। लिखिए इसी बात को कि इनिशियली अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट, वो 3 कारणों से गर्म है। अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट, ये गर्म जो है ये 3 कारणों से गर्म है। पहला कारण बहुत सिंपल है, जो ये ग्रहाणु टकराए हैं, ये दो जब मान लीजिए यहां के टकराएंगे इनके बीच में, तो यहां पर हीट निकलेगा। मैं उसको डेल्टा से दिखा रहा हूं, डेल्टा मतलब हीट, लिख ही दे रहे हैं। ये हीट यहां से प्लस होगा। क्लियर। दूसरा हीट जो है कि जो मान लीजिए थोड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके, इसके वजह से भी कुछ हीट है यहां पे, रेडियो एक्टिव डिके। एक था कोलिजन ऑफ प्लैनेटिसिमल्स, रेडियो एक्टिव डिके, कि जो यहां पे टकरा रहे हैं इसके अंदर से रेडियो एक्टिव डिके का वैसे तो मतलब, चलिए मैं मतलब थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं आज के कंटेक्स्ट में। मान लीजिए कि जैसे आप थोरियम लेते हैं, थोरियम से अच्छा यूरेनियम का एग्जांपल लीजिए। आप मान लीजिए कि नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ले रहे हैं, तो यूरेनियम में जो मास नंबर है 238 और 92 उसका एटॉमिक नंबर। तो ये यूरेनियम का एक एटम है, जिस एटम के अंदर में अगर ये आप लिख रहे हैं 92, क्या संख्या बता रहा है? 92 बता रहा है प्रोटॉन्स का संख्या। यानी ये यूरेनियम है, इसके एटम में 92, यहां पर ऐसे करके मैं डॉट डॉट दिखा दे रहा हूं, 92 प्रोटॉन्स है टोटल, 92 प्रोटॉन्स। तो ये इसके न्यूक्लियस के हिसाब से इतना ज्यादा प्रोटॉन्स है इसके अंदर में कि इसको अनस्टेबल बनाए हुए, और प्रोटॉन्स और बाकी इसमें न्यूट्रॉन है। तो 238 में से 92 घटा दीजिए, तो बाकी जितने भी आए वो इसके पास न्यूट्रॉन्स का संख्या है। यानी ये बड़ा बड़ा न्यूट्रॉन्स जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो अगर ये इतना बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस। और जो ये भारी न्यूक्लियस है, तो जो मैंने वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का एग्जांपल दिया था, इसके कारण क्या होगा ना कि कुछ न्यूट्रॉन्स फेंकाने लगेंगे इसमें से निकल के, माने एक न्यूट्रॉन जो है वो टूट के अलग हो गया। इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डिके, जिसके कारण भी हीट यहां पे डेवलप हो सकता है। और आखिरी जो था यहां पे ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, क्योंकि दबाए हैं आप इसको, तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, इन 3 कारणों से इसके अंदर गर्मी। तो लिखिए इनिशियली द अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट ड्यू टू, 3 कारण लिखिए। नंबर 1 कोलिजन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स, प्रारंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी, इन कारणों के वजह से, प्रारंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी इन कारणों के वजह से। उसमें पहला कारण लिखिए ग्रहाणुओं के टक्कर, दूसरा लिखिए गुरुत्वीय संपीड़न, कंप्रेशन मतलब संपीड़न, गुरुत्वीय संपीड़न। और तीसरा लिखिए रेडियोधर्मी विघटन, रेडियो एक्टिव डीके को
रेडियोधर्मी विघटन, इन 3 कारणों से पृथ्वी शुरुआत में बहुत ज्यादा गर्म थी। बहुत ज्यादा गर्म थी। तो अब क्या होगा, इतना गर्मी कहीं पे रहेगा तो क्या वो पूरी तरह से सॉलिड बन के रहेगा या वो हल्का हल्का मॉल्टन भी रहेगा। तो ये इस कारण पृथ्वी इतना गर्म थी कि मॉल्टन स्टेट में थी। उस बात को लिखिए एक लाइन में कि बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट द अर्थ वॉज पार्शियली मॉल्टन, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट द अर्थ वॉज पार्शियली मॉल्टन। क्योंकि अगर ये मॉल्टन नहीं रहेगा ना तो लेयरें नहीं बनेगा फिर, ठीक है। द अर्थ वॉज पार्शियली मॉल्टन। और ध्यान रखिएगा ये रोटेट हो रहा है अभी भी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना रोटरी मोशन या स्टेबल ऐसे नहीं कि रुका हुआ हो सकता है, स्टेशनरी हो गया, नहीं। स्टेशनरी लगता है वो, क्योंकि आप उसको दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठेंगे। जैसे पृथ्वी हमको रुका हुआ लग रहा है क्योंकि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, है ना। और रिलेटिव मोशन हमारा 0 है। अगर हम दोनों का रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए तो पृथ्वी भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगी। हम चांद पे जाके बैठ जाएंगे तो पृथ्वी चक्कर काटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारा चांद के कंटेक्स्ट में रिलेटिव मोशन 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे तो हमें अपना रिलेटिव मोशन 0 होने की वजह से वो चीज स्थिर दिखाई देगी। ब्रह्मांड में नहीं है स्थिर, है नहीं। तो यहां पर ये चीजें घूम रही हैं, क्लियर। अब घूमने से क्या होगा कि मान लीजिए ये थोड़ा सा पार्शियली मोल्टन, पहले लिख लीजिए एक लाइन में, लिखिए पहले कि अत्यधिक ऊष्मा के कारण या अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से पिघली हुई थी। पृथ्वी आंशिक रूप से पिघली हुई थी। अब इसका अगला स्टेप लिखिए, एक्रीशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सोलर, इसमें हम लोग लिख रहे हैं अर्थ के ही फॉर्मेशन को बता रहे हैं। उसमें लिखिए अगला स्टेप डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, जिसके कारण लेयर्स बने। डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विभेदन, पृथ्वी का विभेदन, डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। अब देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए ये ऐसा मोल्टेन है, आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, बर्तन में पानी, और उसमें कुछ सैंड के और कंकड़ के पार्टिकल्स डाल दीजिए, आप थोड़ा सा धूल भी डाल दीजिए जो उसमें मैंने मिल नहीं जाए। जब इस तरह के आप पार्टिकल्स ले लेंगे और उसको घुमाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माने जब ये आप कर रहे होंगे, ये मान लीजिए बर्तन है आपका, इसके अंदर आपने कुछ पानी लिया हुआ है, इसके अंदर आपने पानी लिया है और इस पानी को अब आप रोटरी मोशन दे रहे हैं, घुमा रहे हैं गोल गोल। तो क्या होगा, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स इसके केंद्र की तरफ जमा होंगे ऐसे करके, है ना, जो फाइनली सेटल डाउन हो जाएंगे। और इसके बाहर बाहर में जो इसके हल्के पार्टिकल्स है वो जमा होने लगेंगे। हल्के पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे, हल्के पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे, हल्के पार्टिकल्स, और ज्यादा हल्के पार्टिकल है तो और ज्यादा दूर में रहेंगे। तो ये इसका एक स्टेप है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूं, ये पार्टिकल कि मॉल्टेन चीज लिक्विड में अगर आप ये करते हैं तो सेंटर में डेंस ऑब्जेक्ट्स जमा होंगे, ज्यादा सघन ऑब्जेक्ट जमा हो जाएंगे, ज्यादा सघन या डेंस ऑब्जेक्ट्स यहां है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स बाहर की तरफ। इसीलिए पृथ्वी रोटेट हो रही है, मॉल्टेन है, तो कोर में डेंस एलिमेंट्स हैं और बाहर की तरफ हल्के एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स। लिखिए इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो जो अपनी डेंसिटी के हिसाब से, अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यहां रहेगा पार्टिकल और यहां रहेगा पार्टिकल, वैसा तो नहीं, एक लाइन बन जाएगा। तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से पार्टिकल्स अलाइन कर जाते हैं सेंटर से दूरी बना करके, और इसीलिए विभेदन होता है, इसीलिए डिफरेंशिएशन होता है या लेयर्स बनते हैं। लिखिए एक लाइन में कि एज अर्थ बिकेम मॉल्टेन, जब पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी, एज अर्थ बिकेम मॉल्टेन मटेरियल सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, मटेरियल्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। कि जब पृथ्वी पिघली हुई थी, पिघली हुई अवस्था में थी, तो पदार्थ
अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग होने लगे, अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग होने लगे। इसके लिए डायग्राम बना लीजिए ये वाला, अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग होने लगे, कि जहां भी आपका ये डायग्राम था इस जगह पे आ जाएगा। ऐसा डायग्राम बनाइए कि यहां पर कुछ पार्टिकल्स दिखाइए ऐसे करके। ये जो पार्टिकल्स यहां आएंगे ये सब घनत्व वाले पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल्स। घनत्व वाले पार्टिकल क्या है? आयरन प्लस निकल, आयरन प्लस निकल, ये घनत्व वाले पार्टिकल है, आयरन प्लस निकल। और बाहर की तरफ जो पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, वो जो पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ ये हैं सिलिकेट्स, ये सिलिकेट्स। जितना बाहर की तरफ, जितना उसका डेंसिटी कम है, तो ये है सिलिकेट्स। तो ज्यादा घनत्व वाले अंदर, कम घनत्व वाले सिलिकेट्स बाहर। तो लिथोस्फेयर जो होगा उसका घनत्व सबसे कम है, इसका मतलब बाहर की साइड में जो घनत्व होगा वो सबसे कम घनत्व वाले ऑब्जेक्ट होंगे। उसको समझ लीजिए कि पानी पे थर्मोकॉल, अब यहां मैं थर्मोकॉल ले लूंगा ऐसे करके, थर्मोकॉल का घनत्व क्या है? सबसे कम है, ऊपर में है। और मान लीजिए कि एक ऐसी चीज है इसमें जिसका घनत्व सबसे कम है, वो इस सतह पे टिक ही नहीं पाएगी, उसका नाम है गैस। अंदर से वो घूम रहा है, तो जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो गैस पार्टिकल कहां निकल जाएंगे? उसका घनत्व इतना ज्यादा कम है कि वो बाहर ही निकल गया गैस। लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहना तो नजदीक में ही। तो ये जो गैसेस हैं यही बाहर निकली, और ये गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर का निर्माण कर देंगी। ठीक है, अभी ये गैस वाला हिस्सा मत जोड़िएगा। बन गया ना लेयर, बाहर गैस का लेयर एटमॉस्फेयर, अंदर में जो ऊपर का लेयर वो कम घनत्व वाला लिथोस्फेयर, इसके बीच में जो है, इसके नीचे थोड़ा सा पिघला हुआ अभी भी है जिसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, है वो मेंटल का हिस्सा। जैसे जैसे मेंटल में नीचे आएंगे तो धीरे धीरे मेंटल जो है सॉलिड की तरफ होने लगेगा। लेकिन थोड़ा और नीचे आएंगे तो फिर पिघला हुआ दिखाई देगा हमें। क्यों? क्योंकि इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। और जब पूरे अंदर चले जाइएगा तो इस हिस्सा में फिर से सॉलिड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा वजन पड़ चुका है उसके ऊपर कि गर्मी ज्यादा होने के बावजूद वो हिस्सा जो है सॉलिड बना हुआ है। तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। और उसके ऊपर क्या है कि टेम्परेचर और वजन इतना ज्यादा बैलेंस में है कि उसको वो एरिया को सॉलिड बना के रखा है। वजन कम है, टेम्परेचर जो है वो भी कम है, तो वजन जो है, वजन के कारण वो सॉलिड बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आइएगा तो फिर से लिक्विड दिखेगा। एस्थेनोस्फेयर जो है सेमी सॉलिड है, पूरा लिक्विड तो नहीं है, सेमी सॉलिड। और जब पूरे ही सतह पे आ गए तो वजन का सवाल नहीं है, और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बहुत कम हो गया यहां पर, इसीलिए वो पूरा हिस्सा जो है सतह पे सॉलिड नजर आता है। तो लिथोस्फेयर सॉलिड, एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड, नीचे का मेंटल का हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड, उसके नीचे आउटर कोर गर्मी के कारण लिक्विड, और फिर कोर जो है वो फिर से सॉलिड है ना। चलिए, तो ये है पृथ्वी का डिफरेंशिएशन, इस तरह से विभेदन हुआ है। लिखिए फिर भी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लिखा। हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल, हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल सैंक टुवर्ड्स द बॉटम, सैंक टुवर्ड्स द बॉटम। पृथ्वी घूम रहा है, घूर्णन भी दिखाना है हमें, वैसे तो झुकी हुई है, वही टकराएगा तो झुक भी जाएगी। लिखिए वहां पर कि heavy materials like iron and nickel sank towards the bottom, sank towards the bottom is center कर दीजिए, sank towards the center and formed the core, sank towards the center and formed the core। लिखिए वहां पर लोहा और निकल, लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ, लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ केंद्र की ओर चले गए, केंद्र की ओर चले गए और कोर का निर्माण हुआ। कोर का निर्माण हुआ। इंग्लिश में लिखिए कि लाइटर मटेरियल्स लाइक सिलिकेट्स, लाइटर मटेरियल्स लाइक सिलिकेट्स मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर and formed mantle and crust। सिलिकेट जैसे हल्के पदार्थ केंद्र से दूर हो गए
और मैंटल तथा भूपर्पटी का निर्माण हुआ। क्रस्ट को कह रहे हैं भूपर्पटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। इसके लिए आप चाहें तो वहां पे इस तरह का डायग्राम या अगेन फ्लो चार्ट बना सकते हैं। चलिए आगे लिखिए। अब छोटा सा वैल्यू एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ मून। यहीं पे चंद्रमा का निर्माण कैसे हो गया, छोटा सा लिखना है, एकदम कम हिस्सा। फॉर्मेशन ऑफ मून लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ मून, चंद्रमा का कैसे निर्माण हुआ, एकदम छोटा लिखिएगा, एक लाइन का। फॉर्मेशन ऑफ मून, चंद्रमा का उत्पत्ति या चंद्रमा का निर्माण। इसके लिए जो थ्योरी है वो है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। जायंट इंपैक्ट मतलब बहुत भारी चीज से इस पे टक्कर हुई जिसके कारण चंद्रमा ने, लिख लीजिए छोटा सा लाइन कि अकॉर्डिंग टू जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, a Mars sized object called as Theia, a Mars sized object called as Theia collided with early Earth, collided with early Earth। इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत का नाम भी लिखिए, इस सिद्धांत का नाम महाआघात या महाघात, महाघात सिद्धांत के अनुसार, महाघात सिद्धांत के अनुसार एक मंगल ग्रह जैसा विशाल मंगल ग्रह जैसा विशाल पिंड जिसका नाम थिया है, थिया, जिसका नाम थिया है, वह पृथ्वी से टकराता है और चंद्रमा का निर्माण होता है। अगला लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण। नोट्स तगड़ा बनाइए, है ना, जितना बढ़िया नोट्स बनाइएगा एग्जाम में उतना ही बढ़िया नोट्स, मैंने उतना ही बढ़िया आंसर आप लिख पाइएगा। वायुमंडल, फॉर्मेशन ऑफ वायुमंडल का निर्माण। उसमें एक कनेक्टिंग लाइन लिखिए कि निर्माण जो है वायुमंडल का, वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि उनका डेंसिटी, गैसेस का डेंसिटी इतना ज्यादा कम होता है कि पृथ्वी के बाहर वो निकलती, खाली वेंट चाहिए, वेंट, क्योंकि उस समय बहुत कुछ टकरा रहा था धरती पे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जैसे ये अभी का केस है, मान लीजिए अभी का जो धरती है उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर का इस तरह से लेयर है कि उसके आसपास एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर है धरती के चारों तरफ। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है। कि इस तरफ से कोई भी पिंड मान लीजिए आ रही है टकराने के लिए, ऊपर से कैसा भी पिंड आ रहा है, मान लीजिए जैसे ही उसका एंट्री इसके अंदर होगा इसको पूरा जला के राख कर देगा वो, है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें बचाता भी, क्योंकि एयर के डेंसिटी से जैसे ही वो गैस के कांटेक्ट में आएगा उसके अंदर कोलिजन होगा और जो रेजिस्टेंस की वजह से वहां गर्म होगा, तापमान बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी वो आग पकड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा केस है जिसमें ये है ही नहीं, मान लीजिए धरती के बाहर एटमॉस्फेयर एकदम है ही नहीं, उस केस में क्या होगा कि धरती के बाहर अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो जैसे ही आएगा यहां पर इंपैक्ट कर देगा, मीटियोराइट इंपैक्ट थ्योरी, इंपैक्ट क्रिएट कर देगा, टक्कर मार देगा वो, ऐसे करके टक्कर मारेगा। तो ये शुरुआत का जो सतह है बहुत ज्यादा पतला था, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें एक गिलास में दूध रखा है, गर्म दूध, या कोई बर्तन में दूध रखा है गर्म दूध, जैसे जैसे वो दूध ठंडा होगा तो सबसे पहले ऊपर के लेयर में एक मलाई जैसा एक लेयर जम जाएगा। वो जो लेयर है बहुत ज्यादा थिन रहता है,
तो इसी तरह का लेयर समझिए, ऊपर की तरफ से नीचे ठंडा होगा, नीचे लेयर नहीं होता है मलाई का, सिर्फ ऊपर होता है। तो ऊपर की तरफ एक लेयर जम गया, लेकिन वो इतना पतला है कि जैसे ही कोई मेटेओराइट आएगा इंपैक्ट करके उसको तोड़ देगा। तोड़ने से क्या होगा कि अंदर की जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ भाग सकती हैं, अंदर की गैसेस बाहर की तरफ इजेक्ट कर जाएंगी। अंदर की गैसेस अलग अलग टाइप की, वाटर वेपर भी है इसमें, ये भी है। और प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर यहां पर डेवलप होगा, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, जो पहला एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे और भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे। पहले लिखिए एक लाइन में कि अर्थ एटमॉस्फेयर डेवलप्ड इनटू स्टेजेस, पृथ्वी का वायुमंडल कई चरणों में विकसित हुआ। उसमें लिखिए कि नंबर 1 या ए लिखिए प्राइमरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी प्राथमिक वायुमंडल, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर। वहां पर एक लाइन लिखिए कि द प्राइमरी एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बट दीज गैसेस, अब हाइड्रोजन हीलियम इतनी हल्की है कि उसको तो एक बार सोलर विंड आएगा उड़ा के ले जाएगा, है ना। जैसे यहां सूर्य है तो सोलर विंड आता रहता है, ये सोलर विंड जैसे ही आएगी तो उसके, क्योंकि ये आयनिक है ना, चार्ज पार्टिकल, चार्ज है ये, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, तो जैसे ये टकराएगी बस इसको उड़ा ले जाएगी। उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग नहीं कि रोक पाएगा उसको। तो लिखिए एक लाइन में यही बात। ये सबसे पहले वाले, मैंने इसके पहले वाले एटमॉस्फेयर के बारे में, कि शुरुआती एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो कि अंतरिक्ष में चली गई। नहीं ऐसे नहीं, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के वजह से, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के वजह से और सौर पवन के वजह से अंतरिक्ष में चली गई। मेनली कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच एस्केप्ड इनटू द आउटर स्पेस, which escaped into the outer space due to low gravity, due to low gravity and solar wind, due to low gravity and solar wind। अगला पॉइंट लिखिए बी, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। ये हाइड्रोजन हीलियम वाला खत्म हो गया। अब इस वाले पॉइंट को जो मैंने एक्सप्लेन किया था यहां पे, हाइड्रोजन हीलियम के बाद सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, द्वितीयक वायुमंडल। द सेकेंड एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड, इसको कहा जाता है, ये जो गैस बाहर आ रही है ना, इसको कहा जाता है वोल्केनिक डीगैसिंग, वोल्केनिक डीगैसिंग, डीगैसिंग हो जाना। और पृथ्वी का साइज भी थोड़ा सिकुड़ेगा क्योंकि गैस अंदर से एस्केप कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, कंप्रेशन होने लगेगा। तो लिखिए एक लाइन में कि द सेकेंड एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड थ्रू वोल्केनिक डीगैसिंग, द्वितीयक वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों के उत्सर्जन से बना था, द्वितीयक वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों के उत्सर्जन से बना था। द गैसेस कंसिस्टेड मेनली ऑफ, ये गैसें मुख्यतः, अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए कौन सी गैसेस है। नंबर 1 वाटर वेपर, आप वाटर वेपर ही लिखिएगा। नंबर 1 वाटर वेपर H2O, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा मीथेन CH4, मीथेन, और आखिरी लिखिए NH3 अमोनिया। चौथा मीथेन और पांचवा लिखिए अमोनिया। ये सारी गैसें इसमें वोल्केनिक डीगैसिंग में बाहर निकली, बाहर निकली। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अभी बॉन्ड बना के है, फ्री ऑक्सीजन नहीं है। एक लिख भी सकते हैं इसको, नोट लिख दीजिए, नोट।
कि देयर वॉज ऑलमोस्ट नो फ्री ऑक्सीजन in the early atmosphere. There was almost no free oxygen in the early atmosphere. ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन आया कहां से है एटमॉस्फेयर में? अगर आपसे पूछें कि ऑक्सीजन कहां से आया है एटमॉस्फेयर में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? याद कीजिए, मैंने एक टर्म बोला था कि 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन भी आया। तो पृथ्वी पर जीवन, लाइफ साइंस अगर आप पढ़ें तो आप एक चीज इसमें पढ़िएगा बड़ा अच्छा लाइफ साइंसेज में, कि पृथ्वी पर जो जीवन आया तो शुरुआत में लगभग 3 बिलियन साल पहले जीवन आया। यह जीवन बहुत ज्यादा प्रोकैरियोटिक सेल वाला जीवन था, जिसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता था। लेकिन लगभग 2.1 बिलियन साल पहले एक चमत्कार होता है धरती के ऊपर। वो चमत्कार क्या होता है कि वहां पर साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और ये 2 बिलियन साल पहले धरती पे आया। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता था? ये साइनोबैक्टीरिया कर सकता था एक काम जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको जोड़ के एक खाना बना सकता है। और उस खाने से प्रकृति में खाना आया, और बाकी जो सेकेंडरी जितने भी जीव थे वो सब आना शुरू हो गए। क्योंकि प्रकृति में अगर आपके पास प्राइमरी लेवल पे फूड नहीं है तो फूड चेन नहीं बनेगा। तो पहला खाना बनाने वाला व्यक्ति ये था, मैंने व्यक्ति नहीं, एक जीव ये था, साइनोबैक्टीरिया। और इसके साथ क्या होगा कि जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो उस प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का श्रेय साइनोबैक्टीरिया को जाता है। इसको कहा जाता है ऑक्सीजनेशन इवेंट, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिसमें जितने साइनोबैक्टीरिया फैलते चले गए, पृथ्वी पर लगातार ऑक्सीजन आता गया, है ना। चलिए इस इवेंट को लिखिए, छोटा सा लाइन में लिखिएगा। नोट में हमने लिखा कि देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, यहीं पे लिख दीजिए द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर वाज एडेड बाय साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया ने जोड़ा, साइनोबैक्टीरिया ने जोड़ा, जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता था। was added by cyanobacteria which could do photosynthesis. And this event is called as great oxygenation event. Great oxygenation event. Great oxygenation event. इस घटना को ऑक्सीकरण, महान ऑक्सीकरण घटना माना जाता है। आखिरी स्टेज में लिखिए महासागरों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। अब बारिश होगी, ठंडा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, महासागरों का निर्माण। अब यह है अर्थ के ठंडा होने से जुड़ा हुआ। जैसे जैसे धरती ठंडी होगी उसके कांटेक्ट में जितना वायुमंडल है, क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ ठंडा होने लगेगा तो बाहर का जितना वायुमंडल है, ये जितना भी है, ये भी ठंडा होकर कंडेंस होगा, पानी बनेगा, बारिश होगी। लिखिए एक लाइन में कि व्हेन अर्थ कूल्ड, व्हेन अर्थ कूल्ड, तो इसमें जो मेन गैस थी क्या है? H2O। द वाटर वेपर कंडेंस्ड एंड फेल एज रेन। जब पृथ्वी ठंडी हुई, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जलवाष्प संघनित होकर, तो जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरी, वर्षा के रूप में गिरी। और जैसा मैंने बताया बहुत लंबे समय तक वर्षा हुई। एंड दिस रेन कंटिन्यूड फॉर ए वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, दिस रेन कंटिन्यूड for a very prolonged period which filled all the depressions in earth, thereby creating oceans,
which filled all the depressions of the earth, thereby creating oceans. कि यह वर्षा बहुत लंबे अवधि तक हुई, बहुत लंबे अवधि तक हुई और पृथ्वी के निचले भागों में जल जमाव होकर, और पृथ्वी के निचले भागों में जल जमाव होकर जल जमाव होकर महासागरों का निर्माण किया, महासागरों का निर्माण किया। चलिए, इतना तक किसको नहीं समझ में आया पूछिए, कोई डाउट है अभी तक तो पूछिए। और बाद बाकी जो ऊपरी हिस्सा था वो कॉन्टिनेंट्स रहा, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। कॉन्टिनेंट्स का भी निर्माण का एक प्रक्रिया है, लेकिन वो प्लेट टेक्टोनिक्स में मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी यहां तक के लिए यहीं तक आप रहने दीजिए, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट होगा आपको उस समय पूछिएगा। अब ये बचा हुआ है थोड़ा सा कंक्लूजन वगैरह तक हम लोग लिखेंगे। कंक्लूजन वही समरी बेस्ड कंक्लूजन कि ये पूरे प्रक्रिया क्या है उसको समराइज करते हुए आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एनीवे, तो आगे में एक और टॉपिक लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो अब तक कोई डाउट है तो फटाक से आप पूछिए। आज हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ है, एक क्वेश्चन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए कि अर्थ के इंटीरियर में जो लेयर बने हैं, अब इसको पढ़ते हैं, लेयर्स को, कि ये कौन कौन से लेयर हैं, है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और ये कैसे पता चला कि अर्थ के नीचे ये लेयर है, तो वही सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी से हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमने पी वेव, एस तरंगे ये सब डाली, और इससे हमें पता चला 90 के दशक में, शुरुआत में तो बहुत कम पता चला, 90 के दशक में बहुत एडवांस सिस्मोग्राफ आ गए थे, उनसे हमें पता चला कि ये लेयर्स में कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, या है, क्या क्या है अंदर में। फिर डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है ये भी हमें पता चला, और उसके बाद हम अर्थ का एक इंटरनल, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम फाइनली समझ पाए। ठीक है, तो यहां तक आते आते आप पूरी तरीके से माने अर्थ के इंटीरियर को से वाकिफ हो जाएगा। लेकिन इंटीरियर इस बार के एग्जाम में हो सकता है कि नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी वो पूछा जा चुका है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।